स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, वो भी जीओसी से संबंधित यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमने इसके दो भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर तीसरा डिस्कस करेंगे। चलो आज अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, निम्न को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के घटते क्रम में लिखो। तीन हमें स्ट्रक्चर दी हुई है, हमें इन तीन स्ट्रक्चर को स्थायित्व के घटते क्रम में सजाना है, यानी सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, फिर कम वाला। चलो आप ट्राई करो, क्या आंसर जाएगा, ट्राई करो। वेरी गुड, शाबाश। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। क्या जाएगा, चलो इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। मैंने कल भाग नंबर दूसरे में लास्ट में मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेशन बताया था। किसका, कार्बोकेटायन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का। अब ये यहाँ पे तीन क्या है, कार्बोकेटायन है या कार्ब एनाइन है, क्या है, कार्ब एनाइन, हाँ या ना, कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन। तो ये क्या, कार्ब ऋणायन है, ये भी कार्ब ऋणायन, ये भी कार्ब ऋणायन, ये भी कार्ब ऋणायन। और मैंने कल आपको बताया था कार्ब ऋणायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो समानुपाती होती है -m -i के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है +m +i और +h। ये मैंने कल आपको लिखाया था। M का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, H का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सिंपली बात है, ये तीन स्ट्रक्चर है, इसमें आप पहले देखो कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी वो -m और -i के ऊपर निर्भर करती है। -m या m को उठा के देखें मतलब रेजोनेंस, क्या इन तीनों में कहीं रेजोनेंस हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। रेजोनेंस की स्थिति क्या होती है, पाई के एकांतर में पाई आए या पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या लोन पेयर आए या फ्री इलेक्ट्रॉन आए तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं, हाँ या ना, तो है नहीं, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो सर जो साइड में जुड़े हुए हैं CH थ्रू, इसके बिहाफ पर अपन इनकी स्टेबिलिटी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, मेसोमेरिक यहाँ पे हो नहीं रहा है, ये हटाओ। अब आई इफेक्ट देखें, किसको, आई इफेक्ट, जो कॉमन चीज़ है उसको आप छोड़ो। सर देखो C- यहाँ पे है, चलो ठीक है, ये C-, ये C-, ये समझ सोचो सर CH CH2। अब बाकी चीज़ें आप देखो, इसमें देखो एक CH3 है, एक और है, यानी इसमें 3 CH3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। और CH3 का अपने आप में कौन सा प्रभाव लगता है, +i या -i, कौन सा लगता है, +i। ये मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है जब आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है। आप 4-5 भाग पीछे जाओगे, वहाँ पर मैंने बाकायदा सिखाई है प्रेरणिक प्रभाव। तो CH3 का अपने आप में +i प्रभाव लगता है, और यहाँ पे CH3 कितने हैं, 3 है। यहाँ पर भी CH3 का क्या लग रहा है सर, +i प्रभाव, लेकिन है कितने, 2 है। यहाँ पर CH3 का क्या लग रहा है, +i प्रभाव, लेकिन है कितने, 1 है। इसका मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में न तो -m आ रहा है न -i आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +i आ रहा है, और +i जिसका जितना ज़्यादा होगा वो कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन उतना कम स्थायी होगा। तो सर सीधी बात है, पहली स्ट्रक्चर में तीनों का +i लग रहा है, और जिसका जितना ज़्यादा +i लगेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। इसका मतलब तीसरा सबसे बाद आएगा, फिर इसमें दोनों का लग रहा है, ये उसके बाद आएगा, फिर ये सबसे पहले। आया समझ में, सीधी बात है। इसके तीनों का +i लग रहा है, +i लगेगा तो कार्ब एनायन है, मतलब नेगेटिव है, ये पीछे आ जाएगा, फिर इससे थोड़ा आगे ये सबसे ज़्यादा ये स्थायी। इसका मतलब मैं यदि स्थायित्व के घटते क्रम में इनको सजाऊं तो इसका आंसर जाएगा, क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सर सबसे पहले आएगा थर्ड, सबसे ज़्यादा स्थायी है तीसरा, फिर उससे कम है दूसरा, फिर उससे कम है पहला, यानी सबसे ज़्यादा स्थायी ये है, फिर ये है, फिर ये, यहाँ ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर चला जाएगा। अरे आ रहा समझ में, हाँ है ना, वेरी गुड आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ वो अपन देखते हैं।
मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपके माइंड में बैठ रही। अधिकांश बच्चों के मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, बाकी न है तो सीख ले। मैं कोई भी चीज़ बंक नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता, उसके भी आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न को स्थायित्व के घटते क्रम में लिखो। सीधी बात है, स्थायित्व के घटते क्रम में लिखना, पहले स्ट्रक्चर, दूसरी और तीसरी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओ, खुद फंडे लगाओ, खुद सोचो। कार्बेनाइन कार्बेनाइन कार्बेनाइन, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? पहले देखेंगे अपन मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, फिर देखो क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। कॉन्सेप्ट बिठाओ, रट्टू तोता नहीं बनना है। क्या जाएगा? इन तीनों में कहीं आपको लग रहा है मेसोमेरिक हो रहा है, यानी अनुनाद हो रहा है। सीधी बात है, जिस स्ट्रक्चर में अनुनाद हो रहा है वो तगड़ी स्थायी होती है। और अनुनाद होता ही क्यों है? रेजोनेंस होता ही क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए तो होता है। हो रहा है इन तीनों में किसी में? सर पहली में हो रहा है, सीधी बात, हाँ या ना? पहली में हो रहा है। सर देखो ये उठ के यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब इसकी दूसरी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब बॉन्ड शिफ्ट तो हो रहा है तो सेम है, ये नेगेटिव है तो सेम, दोनों एक जैसे, कुछ फर्क है नहीं, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब सर इसमें मेसोमेरिक हो रहा है, यानी अनुनाद तो इसमें हो रहा है। क्या सेकंड वाली कंडीशन में कहीं अनुनाद जैसी स्थिति है? सर नहीं है। सिंपली बात, सर देखो ये तो कॉमन चीज़ है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन चीज़ है। बाकी चीज़ें देखो सर, देखो पहले में रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। अब जो दूसरा है उसमें रेजोनेंस जैसी स्थिति है नहीं, लेकिन इस CH3 और इस CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई। सीधी बात है, एल्किल जितने भी ग्रुप होंगे उनका प्लस आई प्रभाव लगता है। प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा बहुत पता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब दो एटम या ग्रुप के मध्य उपस्थित जो सिग्मा बंध होता है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहलाता है? प्रेरणिक। और प्लस आई का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, दूर भेज रहा है, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इन दोनों का लग रहा है प्लस आई। अब इसकी बात करूं ऑल, और अपन यहाँ से देखे ये आ गया OH अपने आप में क्रियात्मक समूह, और मैंने आपको बताया है क्रियात्मक समूह का हमेशा माइनस आई लगता है। क्या लगता है? माइनस आई लगता है। और मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया है कि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी समानुपाती होती है, -M -I, फिर है +M +I और +H। कार्बेनाइन की बात करो, -M, क्या रेजोनेंस हो रहा है? सर हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले या सबसे तगड़ा स्थायी होगा पहला वाला। कौन सा होगा? पहला वाला। इसके बाद कौन सा आएगा? कोई बताएगा? दूसरा आएगा, तीसरा आएगा? कौन सा आएगा? वेरी गुड सर, तीसरा आएगा। तीसरा क्यों आएगा? सर देखो दूसरे में इसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई तो नीचे, जिसका प्लस आई ज्यादा लगेगा उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, वो पीछे आएगा। इसका और इसमें देखें तो इसका सर माइनस आई लग रहा है, यानी माइनस आई के कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी समानुपाती होती। इसका मतलब सबसे तगड़ा तो पहला है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ या ना? और मैंने आपको पहले ये भी बताया, यदि किसी स्पीशीज में मेसोमेरिक हो रहा है, इंडक्टिव हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे, ये तीनों हो रहे, यदि इनकी स्टेबिलिटी हमें पता करनी है तो अपन हमेशा सबसे पहले जो प्रियोरिटी देंगे वो देंगे मेसोमेरिक को, फिर देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। ये भी ध्यान रखना आपको। बाकी ये आ गया समझ में? सिंपली बात है, सबसे ज़्यादा स्थायी ये पहला, फिर तीसरा। तीसरा क्यों है? क्योंकि OH का माइनस आई लग रहा है। सबसे कम सेकंड क्यों है? क्योंकि सेकंड में 2 CH3 है और दोनों का प्लस आई लग रहा है। जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। फिर आ रहा समझ में? वेरी गुड। चलो कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इन 3 स्पीशीज को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व के घटते क्रम में सजाना है। चलो कोशिश करो, जो अभी फंडा बताया वही फंडा या कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो। क्या आंसर जाएगा इसका? पहला दूसरा तीसरा, या तीसरा दूसरा पहला, या दूसरा तीसरा पहला, जो भी आपको लग रहा है वो ट्राई करो। क्या आंसर जाएगा? सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा और सबसे कम कौन होगा? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो क्या है आंसर? वेरी गुड। अब यहाँ पे आओ, अपन समझने की कोशिश करते हैं।
तीन स्पीसीज में अपने आप में तीनों के ऊपर नेगेटिव 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 है, यानी ये अपने आप में कार्ब एनायन है। क्या है? कार्ब एनायन। यदि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, यानी C माइनस, इसकी स्टेबिलिटी बात करूं तो स्टेबिलिटी समानुपाती होती है -m और -I की। हाँ या नहीं? यही तो सिखाया। अब देखो -m का मतलब है रेजोनेंस होना। क्या इनमें रेजोनेंस हो रहा है? हाँ या ना? क्या इस पूरे वलय में या इस पूरी रिंग में रेजोनेंस नाम की कोई चीज हो रही है या ना? सर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इस नेगेटिव एकांतर में ना तो पाई है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना लोन पेयर है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अब आई की बात करें, किसकी? आई की। क्या यहाँ पे आई प्रवाह लग रहा है, वो भी -I? तो हाँ सर लग रहा है। OCH3 मैंने आपको पहले शायद हद तक किसी को पता हो ना हो, हालांकि मैंने एक क्लास इसके ऊपर डाली है। आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि किन्हीं दो एटम या ग्रुप के मध्य जो सिग्मा बंध होता है, उन सिग्मा बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम की ओर अट्रैक्ट होना, वो भी पार्शियल यानी आंशिक विस्थापन होना अपने आप में इंडक्टिव इफेक्ट कराता है। उसमें भी -I और +I पढ़ते हैं। -I साधारणतः लगता है क्रियात्मक समूह का, धनात्मक स्पीसीज का और हेलोजन का। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उस बॉन्ड में। एक होता है +I किसका लगता है? सामान्यतः एल्किल ग्रुप का, नेगेटिव स्पीसीज का। क्या लगता है? +I। अब यहाँ पे OCH3 आपको पता है अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह का लगेगा -I, इसका भी लगेगा -I, इसका भी लगेगा -I। और सीधी बात है कि सर देखो तीनों स्पीसीज एक जैसी है, फर्क तो कुछ नहीं, थोड़ा सा टिन्ना सा फर्क लग रहा है कि इस माइनस में थोड़ी दूरी पर OCH3 है, इसमें थोड़ी और दूरी पर OCH3 है, इसमें और थोड़ी दूरी पर या अधिक दूरी पर OCH3 है तो कंटेंट तीनों में एक जैसे। OCH3 की दूरी अपने आप में माइनस से बढ़ रही है। हाँ या ना? ऐसा ही लग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, क्रियात्मक समूह या अधिक विद्युत ऋणी वाला जो समूह है या अधिक विद्युत ऋणी वाला जो एटम है, वो ऋणात्मक के जितना पास होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी नेगेटिव ऑन मोर EN, अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व के पास नेगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब सर देखो सीधी बात है, ये नेगेटिव है, ओ इससे इतना दूर है, इसमें थोड़ा और दूर है, इसमें और दूर है। ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति आपने सुनी होगी। हाँ या ना? तो इसमें तो सर बहुत कम दूर है। इसका मतलब पहली वाली जो स्पीसीज है, पहली वाली स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर सेकंड वाली, क्योंकि ऑक्सीजन इस नेगेटिव से थोड़ा और दूर है इसलिए सेकंड वाला, इसके बाद स्थायी, और सबसे कम स्थायी थर्ड वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन की दूरी इस नेगेटिव से बहुत ज्यादा है, इसलिए थर्ड नंबर आएगा सबसे लास्ट। सीधा बात है कि आप ट्राई करो कि पहला सबसे ज़्यादा ये स्थायी, फिर ये, और सबसे कम ये। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सिंपली बात है। मोस्टली कार्बोकैटायन कार्ब एनायन में हम देखते हैं रेजोनेंस, फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बातें देखने के बाद भी सेम एज लग रही होती है। फिर हम देखते हैं ऑक्टेट रूल और नेगेटिव ऑन मोर EN, अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्वों के पास नेगेटिव है या दूर है। यदि कार्ब एनायन होता, पॉजिटिव होता, तो इसका उल्टा हो जाता। कार्ब एनायन कार्बोकैटायन, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता, कैटायन बोलते, तो इसका उल्टा हो जाता। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी के घटते क्रम में इन तीनों को सजाओ, इन तीनों को सजाओ। चलो आप कोशिश करो, क्या आंसर जाएगा इसका? स्टेबिलिटी के घटते क्रम में सजाना है, कोशिश करो। हालांकि मैंने अभी तक 2-3 एग्जाम्पल करवाए, वो करवाए C- यानी कार्ब एनायन के, किसके? कार्ब एनायन के। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कार्बोकैटायन का है या कार्ब धनायन का है, तो इसके लिए आप आंसर निकालने की कोशिश करो। अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ट्राई करो। क्या जाएगा? चलो आ जाओ, सीधी बात है। कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी समानुपाती होती है +M +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ है ना? व्युत्क्रमानुपाती होती है -M और -I। यही कॉन्सेप्ट है, ये कार्बोकैटायन है। अब देखो पहली चीज, क्या इनमें अनुनाद जैसी कोई स्थिति बन रही है? हाँ या ना? देखो नहीं बन रही। सीधी बात सर देखो, यदि
इस फ्लोरीन के एकांतर में यहाँ पे यदि पॉजिटिव आ जाता तो इसके ऊपर लोन पेयर है तो थोड़ा वो रेजोनेंस कर देते। ये पॉजिटिव इतना दूर बढ़ा, फ्लोरीन इतना दूर है, इसका मतलब अनुनाद जैसी स्थिति नहीं आ रही, यानी एम नाम की कोई चीज इसमें आ नहीं रही है, आ नहीं रही। चलो अब आई वाली स्थिति देखो, आई वाली स्थिति देखो, या ऐसा क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में जो चीजें यूनिक है उनको अलग देखा करो। यूनिक कैसे सर? ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तीनों में एक जैसी। अब सर तुलना अपन करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से, तुलना करेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन से। अब इनके आधार पे अपन ट्राई करते हैं। वो कैसे? सीधी बात है, पहली मेसोमेरिक या रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं हो रही, ये चीज, तीन चीजें इनमें कॉमन है। अब आई इफेक्ट की बात करें, मैंने अभी बताया क्रियात्मक समूह, पॉजिटिव स्पीशीज और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका लगता है माइनस आई प्रभाव। क्या लगता है? माइनस आई प्रभाव। इसका लगेगा, एफ का लगेगा माइनस आई प्रभाव, सी का लगेगा माइनस आई प्रभाव, बी आर का लगेगा माइनस आई प्रभाव। और सर देखो कार्बोकैटायन का स्थायित्व माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिसका जितना कम माइनस आई प्रभाव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब सर हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में माइनस आई कम किसका है। अब कम किसका वो समझते, सीधी बात है। फिर कल बार आई, हाँ है ना। यदि इनकी हम विद्युत ऋणता ईएन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता होती क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, हाँ है ना। ईएन की बात करें तो फ्लोरीन की ईएन इन तीनों से ज्यादा है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो विद्युत ऋणता घट रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम इसकी। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ईएन ज्यादा है, ईएन ज्यादा है। विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचना ही क्या कहलाता है? माइनस आई प्रभाव। इसका मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका माइनस आई प्रभाव उतना ज्यादा लगेगा, और कार्बोकैटायन में जिसका जितना माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्लोरीन वाला पीछे क्यों आया? क्योंकि सर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा तो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा। और बी आर वाला पहले क्यों लिया? क्योंकि सर इन दोनों में ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणता वो तुलनात्मक कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा समझे? वेरी गुड। चलो आगे और कुछ अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो। 3 स्पीशीज दे रखी है, हमें इन 3 स्पीशीज में सबसे कम स्थायी कौन सी है, फिर ज्यादा स्थायी, फिर सबसे ज्यादा स्थायी, यानी स्थायित्व के बढ़ते क्रम में सजाना है। यह है स्पीशीज नंबर फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। चलो सोचो और कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो, और अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तारा लगा दो। यदि स्टेबिलिटी का थोड़ा सा अच्छे औंधे का पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोशिश करो, फंडा लगाओ, क्या फंडा लगेगा? कोशिश करो, वेरी गुड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या जाएगा? अरे क्या जाएगा? फंडा आप कैसे लगाना? सर देखो सीधी बात है, जो कॉमन वाली चीज है वो आप वाले ले लो। बेंजीन रिंग ऊपर CH2, ये NH2 अलग है, छोड़ो, OH अलग है, F अलग है, ये तो कॉमन है। और अपने आप में सर देखो तीनों स्पीशीज में पॉजिटिव है कार्बन के ऊपर। इसका मतलब ये तीनों स्पीशीज अपने आप में कार्बोकैटायन है या कार्बोधनायन है। और आपने सिखाया कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समानुपाती होती है +M +I और हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ या ना। ये 3 चीजें देखो, लग रही है नहीं लग रही? सबसे पहले प्रायोरिटी हमें इसे देनी है +M को, जिसमें रेजोनेंस बढ़िया हो रहा वो अपने आप में अच्छा स्थायी होगा। अब +M का मतलब क्या वो पता है, वो भी सीख लो। +M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज से दूर जा रहे, -M का मतलब वो स्पीशीज अट्रैक्ट कर दी। अब देखो NH2 की बात करें, बच्चों को पता है नहीं किसका कौन सा इफेक्ट लगता है। ये सेम एज है, ये सेम एज है, ये सेम एज है, हाँ या ना। इस NH2 की बात करें, यदि मैं रेजोनेंस की बात करूं तो NH2 नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ये अपने आप में यहाँ आएगा, ये ऐसे घूमेंगे, फिर ये अंदर आएगा, बाहर आएगा। हो सकता है ऐसा? सेम एज इसमें भी हो सकता है।
ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर, इसमें से एक यहाँ आएगा, ये ऐसे घूमेगा, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। फ्लोरीन की बात करूं, इसमें भी ये यहाँ आएगा तो इसमें भी ये रेजोनेंस हो रहा है। और एक बात और, रेजोनेंस में एक समय में एक एलिमेंट के ऊपर जितने भी लोन पेयर है उसमें से सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट होता है, बाकी वाला नहीं। इसमें 2 लोन पेयर है तो एक पार्टिसिपेट है, एक मजे से बैठा है। इसमें 3 लोन पेयर है यानी 6 इलेक्ट्रॉन अलग से, लेकिन इसमें रेजोनेंस में एक भाग ले रहा, बाकी 2 मजे से बैठे। अब देखो, अब बात करें इन तीनों की, NH2OHF, इनका क्या लग रहा है? तो हम बोलेंगे इनका +m प्रभाव लग रहा है। सर +m मतलब, सीधी बात है, +m का मतलब आपने अभी समझा है कि इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज से जा रहे जिसकी बात कर रहे। NH2 से इलेक्ट्रॉन तो जा रहे, दूर जा रहे, तभी तो ये हो रही चीजें। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे, इसका मतलब इनका +m प्रभाव लग रहा है। अब सीधी बात है, CH2 पॉजिटिव है, कार्बोकैटायन में जिसका +m प्रभाव जितना ज्यादा लगेगा उसकी स्थायित्व उतना ज्यादा। अब तुलना यही से करनी। यदि मैं बात करूं NH2, तो यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे, तो इसका लग रहा है +m प्रभाव। क्या लग रहा है? +m प्रभाव। चलो ठीक है। यदि मैं I प्रभाव की बात करूं, NH2 अपने आप में क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह का लगता है -I प्रभाव। चलो ये भी देख लिया। यदि OH की बात करूं, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पर OH का लग रहा है +m प्रभाव। क्या लग रहा है? +m प्रभाव। यदि I प्रभाव की बात करूं, OH अपने आप में क्या है? क्रियात्मक समूह, तो इसका सर -I लग जाएगा। अब फ्लोरीन की बात करूं, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे, इसका मतलब इसका +m प्रभाव लग रहा है। और F क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैंने अभी बताया कि इनका साधारणतः -I प्रभाव लगता है। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इस बंध से देखो, M और I में फर्क क्या है? मीजोमेरिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से विस्थापन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे। और इंडक्टिव का मतलब है जो 2 एलिमेंट के मध्य जो बंध है, सिग्मा बंध, उस सिग्मा बंध के अंदर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन कर रहा है, वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और बाकी जब पूरे घूमते हैं उसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। अब देखो, इन तीनों की अपन बात करें, ये ऊपर वाली चीजें तो तीनों कॉमन, NH2OHF की बात करें, सर देखो इसमें +m लग रहा है, -I लग रहा है, इसमें +m लग रहा है, -I लग रहा है, इसमें +m लग रहा है और -I लग रहा है। और हमें पता है कार्बोकैटायन का स्थायित्व +m के समानुपाती होता है, +I के समानुपाती होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन के भी समानुपाती, लेकिन -m के व्युत्क्रमानुपाती और -I की व्युत्क्रमानुपाती। सर देखो, यहाँ पे +I की कोई स्थिति है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीनों की बात करें कोई स्थिति है नहीं, -m है नहीं, और यहाँ पे स्थितियां 2 बन रही है, यहाँ पे स्थितियां 2 बन रही। सर एक तो +m यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है -I, दोनों लग रहे हैं, हाँ या ना? दोनों ही लग रहे। अब +m जिसका ज्यादा होगा उसकी स्थायित्व तो उतना ज्यादा होगा, जिसमें -I ज्यादा आ जाएगा वो पीछे आ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। और साधारणतः हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले बताया क्लास में कि मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, इन तीनों की बात करें, एक स्पीशीज में ये तीनों लगते हो तो हमेशा सबसे ज्यादा चलती है मीजोमेरिक की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। लेकिन एक थोड़ा सा अपवाद है, वो भी मैं बता दूंगा। मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव तीनों लग रहे हैं किसी एक स्पीशीज में, तो सबसे ज्यादा चलती है मीजोमेरिक की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं रहा है इनमें, तो लग रहे हैं M और I, तो सीधी बात है M और I में चलेगी किसकी? M की चलेगी। इस कारण इस स्पीशीज में +m ज्यादा है -I में। इस स्पीशीज बात करूं, यहां पर भी +m ज्यादा है -I, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेलोजन में साधारणतः -I ज्यादा होता है +m से, या -I ज्यादा होता है m से। ये ध्यान रखना है, हेलोजन में ध्यान रखना है। अब देखो सीधी बात है, ये अपने पास चीजें आ गई, यहां पर -I ज्यादा है +m से, सीधी बात है कार्बोकैटायन है, इसका मतलब स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखे तो ये सबसे पीछे आएगा, ये वाला सबसे पीछे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें -I +m से ज्यादा है, तो सर सीधी बात है ये पीछे आ रहा है, तो स्थायित्व को बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पीछे आएगा 3rd।
सबसे पीछे आएगा थर्ड। अब इससे ज़्यादा स्थायी कौन है? यदि मैं प्लस एम की बात करूं, मैंने यहाँ पे एरो कितने बनाए देखो, प्लस एम नाइट्रोजन या NH2 का ज्यादा है माइनस आई से। यहाँ OH में प्लस एम ज्यादा है माइनस आई से, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इसकी तुलना में कम है। अब सर कम ज्यादा हो कैसे? सीधी बात समझ लो, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, कम है तो ये इलेक्ट्रॉन मजे से चले जाएंगे। ऑक्सीजन विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए ये मजे से चले जाएंगे, और मजे से जाएंगे तो रेजोनेंस तगड़ा होगा, रेजोनेंस तगड़ा होगा, इसका मतलब प्लस एम ज्यादा लग रहा है, हाँ है ना। इस कारण इन दोनों की तुलना करें तो थर्ड के बाद आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट। मतलब इन तीनों के स्थायित्व की बात करें, सबसे बढ़िया स्थायित्व या तगड़ा होता है वो फर्स्ट वाली स्पीशीज का, फिर सेकंड वाली और थर्ड वाले का सबसे कम होता है। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ तो रहा है सर? थोड़ा हो रहा, गड़बड़ हो रही। जिसके थोड़े बहुत फंडे हैं वो तो समझ ही पाया होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सीधी बात है, थोड़ा और अपन रिपीट करते। देखो ये तीनों, ये स्पीशीज कॉमन है क्या? CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन है, जिसमें मीजोमेरिक तगड़ा होगा वो स्थायी ज्यादा होगा। सीधी बात सब देखो, रेजोनेंस ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब इतना भी सोच लो, जिस मीजोमेरिक तगड़ा किस में होगा? तगड़ा सीधी बात है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इन दोनों से कम है, विद्युत ऋणता कम है तो इलेक्ट्रॉन मजे से जाएगा, फास्ट जाएगा। इलेक्ट्रॉन फास्ट जा रहा, मजे से जा रहा है, इसका मतलब मीजोमेरिक ज्यादा लग रहा है। मीजोमेरिक भी कौन सा? प्लस एम, जिसमें प्लस एम ज्यादा लगेगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, इसका नहीं। आगे आ गया, अरे आया समझ में? चलो एक और अपन ऐसा क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन के ऊपर प्लस क्या तारा लगा दो, और आगे एक और क्वेश्चन करो, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कॉन्सेप्ट आपको और बिल्ड कर देगा। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपको बाकायदा समझ में आ जाएगी। और फिर भी एक दो और बातें कह देता हूँ, आप रट्टू तोते प्लीज ना बने, कौन से बनाने की कोशिश करो। आप में से आप जितने भी, मेरी जितनी भी लंबी चौड़ी फैमिली, यदि 50-60 जने भी मुझे पर डे सही ढंग से देखते हैं ना, तो मैं मानता हूं कि जो देखने वाले वो पहले से कहीं न कहीं केमिस्ट्री पढ़े या ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे। मैं हर बार बोलता हूं, मेरी क्लास एज इट इज़ एक मूवी की तरह लिया करो आप। जो आधे घंटे की 40-45 मिनट की जो मेरी क्लास होती है, आप सोचा करो चलो हम कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बंदे से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बाकायदा मिलेगा। मैं खुद कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, आप यदि सीखने की कोशिश करोगे तो आप बेटर कराओगे। हालांकि कल मैंने आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस करना सिखाया था। आज हमारे लोकल एग्जाम स्कूल में थे, जो 11th एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, जिस विद्यालय में मैं हूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, आर्ट्स है, और यहाँ तक कि कॉमर्स है। आप में से अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे सर गवर्नमेंट स्कूल में कॉमर्स इतना हमने सुना है नहीं। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस स्कूल में, वहाँ पे हमारे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं कृषि रसायन विज्ञान, वहाँ पे एक पीछे 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन आया है कि निम्न 5-6 स्पीशीज दी हुई थी, उसमें पहचाना था कौन सी एरोमेटिक है, कौन सी एंटी एरोमेटिक है। तब मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा अटपटा, यार कल अपन ने बच्चों को सिखाया ना, आज ये चीज़ें आ गई। हालांकि मैंने आपको सिखाया था, वो तो बच्चे क्लास से ले न ले वो पता नहीं, लेकिन सिखाया मैंने आपको था। तो वो चीज़ें 11th लेवल पे आती है, यदि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश, सेम एज आगे चलती। आगे आप BSc करो, MSc करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, यही चीज़ें आती है। बेस जिसका तैयार है वो आदमी कभी फंसेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ नींव तैयार करो। मकान आप भले 10 मंजिला बना दो, यदि आपने नींव तगड़ी नहीं बनाई है तो कोई मतलब नहीं। नींव तगड़ी बनती है कॉन्सेप्ट से, रट्टू तोते बनने। मैं बाकायदा करी, मुझे चीज़ें इतनी अच्छी क्यों आती, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में इन चीज़ों को लर्न किया तो मैंने कोशिश ये करी मैं सीखूँ इनको, रट्टू तोते की तरह न जाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्थायित्व वाली कार्बोकेटाइन में, कार्बेनाइन में, फ्री रेडिकल में, ये तुलनात्मक चीज़ें होती है कॉन्सेप्ट बेस, कि हमें वहाँ पे जाके चीज़ों को लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना, वही आपको सीखना है। रट्टू तोते बनोगे तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो यूट्यूब के ऊपर एक मैम पढ़ा रही है, स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस करके उनका चैनल है, तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। यदि पढ़नी हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो अपन बढ़ते आगे, एक अच्छा क्वेश्चन अपन अभी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन 3 स्पीशीज को स्थायित्व के घटते क्रम में सजाना है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है।
आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कोशिश करो, यदि आपके फंडे पहले से थोड़े बहुत बढ़िया है तो बढ़िया है, वरना कोशिश तो करो आप। अरे करो कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या जाएगा, पहले देखो कार्बो कैटायन है या कार्ब एनायन है, यानी कार्ब धनायन है या कार्ब ऋणायन है। क्या है, वेरी गुड, कार्ब ऋणायन है सर। देखो CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपने अभी तो समझाया कार्ब ऋणायन का स्थायित्व समानुपाती होता है -m और -i। यदि -m और -i जिसमें ज़्यादा हो रहा है वो उतना ही स्थायी है, हाँ या ना, उतना ही स्थायी है। चलो कोशिश करो, क्या आंसर जाएगा। वेरी गुड, क्या जाएगा आंसर। चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। कॉमन वाली चीज़ें देखो तो सर तीनों में कॉमन है, कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा, है ना। बेंजीन रिंग है, NO2 है, NO2 है, CH2। अब इनको कैसे समझाए, चलो आ जाओ अपन समझते। मैं एक का पोस्टमार्टम करता हूँ। यदि मैं पहली स्पीसीज ले रहा हूँ ऐसे CH2 नेगेटिव, ऐसे N डबल बॉन्ड O, और ये यदि मैं ऐसे ओपन करता हूं, मैं यदि रेजोनेंस की बात करूं या NO2 के प्रभाव की बात करूं कि -m है +m है -i, ये क्या है, तो पहली चीज NO2 नाइट्रो अपने आप में, इसकी बात इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार करें तो इसका -i प्रभाव लगेगा। क्या लगेगा, -i प्रभाव। -i प्रभाव किसका लगता है, -i का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता। अट्रैक्ट कहाँ से करेगा, ये देख रहे हो सिग्मा बंद, सिग्मा बंद को यदि कोई अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, उसका -i लगता है, जो धक्के देता है उसका +i लगता है। इस Na2 का -i लगेगा। लगता किसका है, वापस रिपीट कर देता हूँ, क्रियात्मक समूहों का, हेलोजनों का और पॉजिटिव स्पीसीज। जो स्पीसीज अपने आप में धनात्मक होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रही, मतलब -i। I की बात करें तो -i और -i लग रहा है तीनों में, ठीक है। अब अपन बात करें मीजोमेरिक की, वो किसका लगेगा। मीजोमेरिक में भी कार्ब ऋणायन है, -m लगना चाहिए। -m का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, भाई माइनस का मतलब भी दोनों में, -m -i दोनों में मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। अब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन जो देता है तो उसका लगेगा +m, और लेता है तो -m। सीधी बात सर, ये ले रहा है, कैसे ले रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड है उसमें से ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, यहाँ से खींचेगा। इसका मतलब NO2 का -m भी लग रहा है। इसका मतलब -i भी लग रहा है और -m भी लग रहा है, -m। लेकिन इस स्थिति पर NO2 का जो m प्रभाव है वो 0 लगेगा। क्या लगेगा, 0। ये लो सर, ये गड़बड़ कर दी। अब 0 कैसे, m बराबर 0, मतलब मेटा स्थिति पर मीजोमेरिक इफेक्ट 0, वो कैसे, चलो आओ समझते। आ जाओ भाई, ये कैसी गड़बड़ कर दी सर जी, मुश्किल से तो चीज़ें बैठती हैं, आप क्या क्या लेके आ जाते हो। देखो अपने एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाए। ये क्या है, फिनोल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। फिनोल है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पे मैं रेजोनेंस करवा रहा हूँ, सीधी बात। इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये उठ के यहाँ आएगा। इसका मतलब इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी नई वाली, वो ऐसे बनेगी। ये बंद यहाँ था, ये यहाँ था, ये घूम के यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड OH, हाँ या ना, ऐसे बनेगा। अब आगे सर ये चल के यहाँ आएगा तो ये चल के यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH का था, ये घूम के यहाँ आया, यहाँ आ गया, ये बाहर आ गया। इसका मतलब ये यहाँ आएगा, ये वाला ऐसे, हाँ या ना। चलो आओ और आगे देखते हैं, यदि ये वाला यहाँ आ जाए तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये नई स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड OH था ही था, ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला बाहर आ गया,
है ना। अब आओ, क्या एक और बनेगी सर? बनेगी। ये वाला उठ के यहाँ आ जाए तो ये वाला उठ के बाहर आएगा। मैंने ये चीज़ें सिखाई है। यदि आपने मीजोमेरिक, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन वाली क्लास लेगी तो आप फंसोगे नहीं। तो सीधी बात सर, ये यहाँ का था, यहाँ का था, ये अंदर आ गया, ऐसे वो ऊपर चला गया, मतलब OH, यही तो है अनुनाद। सीधी बात है। पहली और पांचवी स्थिति देखो एक जैसी है, OH, सिर्फ अंदर वाले पाई बंद घूम गए, जो इधर था वो उधर आ गया, उधर था, ऐसा होगा। बाकी आप देखो OH अपने आप में एक क्रियात्मक समूह। OH की पहली स्थिति होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, सेकंड स्थिति होती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटा, और लास्ट स्थिति उसे बोलते हैं पेरा। हाँ है ना। सेम है। यदि मैं यहाँ से बात करूँ, देखो यहाँ पे आ जाओ, समझने की कोशिश करो। OH की बात करूँ, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो पहला जो कार्बन है ऑर्थो, सेकंड है वो मेटा, ये वाला पेरा। यदि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा तो पहला कार्बन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा। मैं ऐसे याद करता था, ओम प्रकाश, OMP, ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा और पेरा। अब देखो हमने ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है ऑल ओवर, इसमें आपको एक भी ऐसी स्थिति दिख रही है जिसमें मेटा स्थिति पर नेगेटिव या पॉजिटिव आया हो? देखो, पहली स्पीशीज उदासीन है, दूसरी लास्ट वाली स्पीशीज उदासीन है, बीच वाली 3 स्पीशीज आई वो अपने आप में कार्बेनाइन है, नेगेटिव आ रहा है। क्या इन तीनों में आपको मेटा स्थिति पर नेगेटिव दिख रहा है? देखो सर, नहीं दिख रहा, कैसे दिख रहा है सर? OH इसकी पहली पोजीशन है ऑर्थो, नेगेटिव आ गया। ये OH इसकी सर पहली पोजीशन पे कुछ नहीं, दूसरी ये मेटा पे कुछ आया ही नहीं, सीधा नेगेटिव का आया, पेरा के ऊपर आया। अब यहाँ इसकी बात करें सर, ये OH है क्रियात्मक समूह, इसकी पहली स्थिति पर नेगेटिव आया, मतलब ऑर्थो पे आया। सर इन तीनों स्पीशीज में नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव ऑर्थो पर है, पेरा पर है, लेकिन मेटा पर नहीं है। आया ही नहीं। आप दूसरी और स्पीशीज लोगे उसमें भी नहीं आएगा। इसका मतलब मेटा स्थिति पर जो क्रियात्मक समूह अपने आप में रेजोनेंस कर रहा है, भले वो +M लगाए, भले वो -M लगाए, उसका लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होता? क्यों? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान मेटा स्थिति पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसलिए NO2 का मेटा स्थिति पर मीजोमेरिक इफेक्ट 0 लगेगा। अरे आ रहा समझ में? वेरी गुड। इसका मतलब -I तो लग रहा है, लेकिन -M नहीं लग रहा। चलो और समझते हैं। अब इन तीनों के स्थायित्व के घटते क्रम की बात करूं तो 101% सेकंड वाला सबसे लास्ट आएगा। लास्ट क्यों आएगा सर? इसका -I तो लग रहा है, लेकिन M तो इसका कुछ नहीं लग रहा। इसका मतलब सेकंड वाला सबसे लास्ट आएगा। और पूछा भी क्या? स्टेबिलिटी के घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा स्थायी कौन सा है, फिर उसके बाद सबसे कम स्थायी कौन सा है? सबसे कम स्थायी कौन सा है? सेकंड वाला। हाँ है ना। अब पहले और तीसरे की बात करें तो सीधी बात है सर, देखो -M इसका भी लग रहा है, -I इसका लग रहा है, इसका भी सेम है, -M -I लग रहा है। और एक लास्ट वाला फंडा लगा है, नेगेटिव ऑन मोर EN, ऋणात्मक विद्युत ऋणी तत्वों के ज्यादा पास होगा तो उस कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट सिखाया। तो सीधी बात है सर, सबसे ज्यादा स्थायी होगा पहला, फिर होगा तीसरा, सबसे कम होगा दूसरा। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकता है। अरे आया समझ में? वेरी गुड। जहां संभव करवाए कार्ब ऋणायन और कार्ब धनायन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।